तोता के लिए पढ़ना होता है भाई साहब, रट्टू तोता के लिए पढ़ना होता है। आपने लालू को दे दिया है ना, कितने पढ़े लिखे, स्किल डेवलपमेंट की चाबी लालू को दे दिया है ना, कितने पढ़े लिखे, स्किल डेवलपमेंट का चाबी किसको दिया आपने? ये जो आपने जो 20 लाख वोटर बनाए, ये बांग्लादेश घुसपैठियों को बना रहे हैं, नोट किया जाए इसको, घुसपैठियों को बना रहे हैं आप, वोट बैंक पॉलिटिक्स। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताइए, लॉन्ग टर्म स्कीम बताइए, उसकी जमीन बेची नहीं हो सकती, उसको भी आपने बेच दिया। मालिक ने आरोप ने लगाया करप्शन के इतने इनोवेशन है, हेमंत सोरेन जी ने इतने इनोवेशन है, अरे भैया करप्शन करने में इनोवेशन। नमस्कार, प्रभात खबर आज डिबेट कर रहा है झारखंड चुनाव के ऐन पहले जो महिला वोटर्स को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं उनके ऊपर। इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अरुण वर्मा जी। जोहार। दोनों लोगों का वेलकम है। शुरुआत करते हैं सत्तासीन पार्टी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से। अभी आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि जो केंद्र पर हमारा बकाया है 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए, अगर वह दे दें तो हम मैया सम्मान योजना के पैसे को और बेहतर तरीके से और लंबे समय तक चला पाएंगे। तो ये क्या है, इसके पीछे ये थियरी क्या है केंद्र सरकार वाली? देखिए, खनिज की रॉयल्टी और जो भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार ने किया है उसका पैसा केंद्र सरकार के पास बकाया है और विगत कितने वर्षों से बकाया है। अभी 9 जजों की बेंच माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बैठी और उन्होंने डिसीजन दिया कि ये पैसा जो बकाया है झारखंड स्टेट का, इस पैसे को केंद्र सरकार भुगतान करे। तो तय हुआ कि 12 किस्त में ये पैसा केंद्र की सरकार राज्य सरकार को देगी। अच्छा। और उसके बाद एक डिसीजन और आया कि झारखंड सरकार भी सेंस, मतलब खनिज में जो टैक्स होता है उपकर, तो सेंस के तौर पे लगा सकती है। तो अब झारखंड सरकार ने सेंस के तौर पे लगा भी दिया है उपकर, विधानसभा से पारित भी हो गया। 2000 करोड़ रुपए सालाना हम लोग को लगता है कुछ से झारखंड सरकार को आय होगी। पर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार फिर से उच्च न्यायालय चले गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के 9 बेंचों के संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया। इसे देख लीजिए, क्या इन लोगों को पेट में दर्द है, क्या क्या पीड़ा है झारखंडिया की, लोग नहीं समझ पाते हैं। अरे भैया, विस्थापित तो यहाँ के लोग हो रहे हैं। आप सोच लीजिए, जिनका जमीन चला गया आज तक विस्थापित हो जाते हैं, पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी एक आप गोड्डा का ही एक मामला देख लीजिए, जमीन झारखंड का, पानी झारखंड का, प्रदूषण झारखंड के लोग झेलेंगे और बिजली पूरा का पूरा बांग्लादेश में को जाएगी। तो इसी तरह का दंश झारखंड के लोग झेलते आए हैं और उस दंश को झेल रहे हैं। तो आपको समझना होगा, आपका अगर झारखंड के प्रति पीड़ा है, प्यार है, तो सिर्फ बोलने से नहीं, काम करके आपको दिखाना होगा। जो ये 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया है, उस पैसा को देने के बजाय लटकाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कर रही है। फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया, बहुत दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। और बीजेपी के लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों, आखिर ये तो झारखंड का अधिकार का पैसा है ना, कोई भीख तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं। अधिकार का, हक का झारखंड का पैसा है, उसे देनी चाहिए। हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी कि अब देखिए, डिजिटल वर्ल्ड है, कुछ भी करके आप सोचिएगा कि हम बच जाएं तो बच नहीं पाइएगा। जनता हर एक पहलू से वाकिफ है, हर एक चीज़ वो जानती है। तो आपके जो भी आप करनी और कथनी में जो अंतर है, उसे भी झारखंड एक बार इस पर जवाब ले ही लेते हैं अजय जी से। अजय जी, आपसे गोगो दीदी सम्मान के बारे में हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो कहना है और जो हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं कि केंद्र पर जो बकाया है, सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो आदेश है, उसके आधार पे ये पैसे हमें दे देने चाहिए, इस पर एक जवाब ले लेते हैं आपसे। जी बिल्कुल। सबसे पहले जनार्दन जी, तो हमारा जो देश है उसमें फेडरल गवर्नमेंट है और अगर हम देखेंगे तो हम इसको मानते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर स्टेट जो है आपस में मिलजुल कर सरकार चलाती है और ये मॉडल तय है। अगर थोड़ा सा संविधान को देखेंगे तो संविधान जो है 3 लिस्ट की बात करता है। एक लिस्ट जो लिस्ट 1 है जिसके सेंटर टैक्स लगा सकती है, लिस्ट 2 जिसमें स्टेट टैक्स लगा सकती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें पहले कुछ नहीं था, लेकिन जीएसटी के बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया कि स्टेट और सेंटर दोनों जो है जीएसटी वाला टैक्स उनके अंदर में आ गया। अब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई यहाँ से शुरू हुई कि जो लिस्ट हुआ स्टेट लिस्ट है उसमें 49 नंबर जो एंट्री है वो ये कहता है कि टैक्स ऑन लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, जो कि स्टेट को ये पावर दिया गया है। लेकिन अगर एंट्री 154 देखेंगे लिस्ट 1 का यूनियन गवर्नमेंट का, तो उसमें दिया हुआ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सारे मिनरल्स रिसोर्सेज को रेगुलराइज करेगी और दोनों में जब भी क्लैश होगा तो जो सेंटर का रूल है वो प्रिवेल करेगा। अच्छा। तो 1957 में जो मिनरल डेवलपमेंट एक्ट बना, उस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया कि जो टैक्सेशन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और वहीं से कहानी जो है शुरू हुई। तो फिर 1989 में इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में केस गया और ये गया कि स्टेट जो है, ठीक है वो टैक्स नहीं ले सकता है, बट स्टेट अपनी रॉयल्टी ले सकता है। अच्छा।
तो ये जो केस गया इंडिया सीमेंट वर्सेस तमिलनाडु, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, 7 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने ये कहा कि जो रॉयल्टी और जो टैक्स है वो एक ही है, और इसीलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो आप रॉयल्टी इस पर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ये ले लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें टैक्स लगाती रही, ये चलता रहा। अब जाकर के 9 जजेस की बेंच ने ये कहा कि रॉयल्टी और टैक्स जो है वो अलग अलग चीजें हैं, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है रॉयल्टी लगा सकता है, टैक्स वो नहीं लगा सकता है। ठीक है। तो आम शब्दों में अगर कहा जाए, मैं इसको कंक्लूजन निकालूं, तो जो माइनिंग कंपनीज है जिनसे हम टैक्स की बात कर रहे हैं, उससे ऑलरेडी हमने टैक्स ले लिया है। टैक्स किसने लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को लिया है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है कि हमारा बकाया है, बाकी है, ये वर्ड ही गलत है। बकाया कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने रॉयल्टी और टैक्सेशन 2 शब्द में पहले जजमेंट को चेंज किया बिगर बेंचेस ने, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होना चालू हुआ है। अच्छा। अब यहाँ जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बिल्कुल कहा, और मैं थोड़ा सा इनको रेक्टिफाई कर दूं वर्मा जी को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 12 साल में आपको ये पैसा देना है, नंबर 1। नंबर 2, पैसा आपको जो देना है वो देना है 1 अप्रैल 2026 से देना है। अच्छा। ठीक है। अब कोई भी सरकार की बजट, केंद्र सरकार की अगर हम बजट की बात करें, तो बजट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे वो पैसा देती है, तो उसमें फाइनेंस कमीशन बैठेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बैठता है, उसका फाइनेंशियल पॉलिसी होता है, जिसके तहत डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो या फिर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हो, वो स्टेट को जो है वो जाता है। तो फिर यहाँ पर मसला यहाँ पर ये है, ठीक है, किसी स्टेट का जो भी बाकी होगा उस स्टेट को जाना ही है, दिया ही जाएगा। पर यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है। और अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप टैक्सेशन जो है आप लेंगे कब से? 2005 से लेंगे, यानी 2005 के बाद कर लीजिए, 2005 के पहले का आप भूल जाइए। अच्छा। इसलिए कहा क्योंकि ये देखा गया कि जितना पैसा मांगा जा रहा है, माइनिंग कंपनीज का जितना एसेट है, उसको पूरी माइनिंग कंपनीज को आप बेच देंगे, पीएसयूज को बेच देंगे, तब भी जाके उतना पैसा जो है नहीं आ सकता है। अच्छा। तो मामला अभी सब जुडिशियल, बहुत सारी चीजें इसमें आनी है, तो ये सामने आएगी। अच्छा। अब हमारा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात है, तो हम जो है हेमंत सोरेन सरकार जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें ये पैसा वापस दे, तो हम इसको कह रहे हैं, हम इनको कई चीज़ों में डिफेंड करते हैं। नंबर 1, कोर्ट ने कहा है कि 2026 से आपको पैसा लेना है, आप अभी पैसे का गाना क्यों गा रहे हैं। नंबर 2, आपने खुद कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है 2000 रुपये पर मंथ देंगे। उस समय तो आपको नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, और आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो पूरा का पूरा आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को जो आपने डाल दिया। नंबर 3, ऐसे कई सारे फंड्स है, डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड को आपने कैसे खर्च किया? डीएमएफटी फंड से आपने जिम बनाया, डीएमएफटी फंड से आपने गाड़ियां खरीदी, डीएमएफटी फंड से आप कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं, डीएमएफटी फंड का आप एक्सपेंडिचर जो है पीएजी, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा साफ साफ कहना है कि ये संघीय ढांचा या एक सिस्टम है, ये कोई पर्सनल हेमंत सोरेन का पैसा या मोदी जी का पर्सनल पैसा नहीं है कि आप मेरा बकाया दे दो। इसमें लड़ाई हो रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है रॉयल्टी वर्सेस टैक्स का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आगे जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा, और केंद्र सरकार पूरी तरह से झारखंड को सपोर्ट करेगी। इस पर अरुण जी आपसे एक सवाल ये लेते हैं कि ये जो पूरी चर्चा अभी तत्काल शुरू हुई है बकाया वाली, वो चर्चा शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया गोगो दीदी योजना की। तो ये क्या, किस तरह की होड़ है कि एक सरकार ऑलरेडी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने दे रही है, अगली पार्टी आई वो फिर कह रही है कि हम 2100 रुपये प्रति महीने दे देंगे, उसके बाद फिर ये बकाया वाले उसमें चले गए। तो गोगो दीदी सम्मान योजना पर आपका क्या कहना है? देखिए, 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो सिर्फ रॉयल्टी का पैसा बकाया नहीं है। जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जो विस्थापित हुए हैं, उन जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी है, उसका पैसा भी उस 1,36,000 करोड़ में है। गोल गोल बात को घुमा रहे हैं भैया। भूमि अब रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी का पैसा दीजिएगा ना। आप बिजली का बिल जो याद कीजिए, आप ही का प्रभात खबर में फ्रंट पेज में छपा था, हमको याद है कि बिजली का बिल बकाया था झारखंड सरकार का, तो केंद्र ने पैसा अपने झारखंड के अकाउंट से काट लिया था जी। अभी झारखंड का बकाया है, विस्थापितों का जो जमीन चला गया है उसका पैसा भी है। तो गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए, अगर आपको पैसा देने की इच्छा रहती तो आप डबल बेंच, मतलब 9 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया उसे चुनौती देने के लिए फिर दोबारा क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? मतलब देने की इच्छा ही नहीं है। ये गोल गोल घुमा रहे हैं रॉयल्टी और ये और सेंस। देखिए, गोगो दीदी और क्या दीदी, गोगो दीदी तो हम देखें, गोगो दीदी क्या गोगो दीदी लाए हैं भगवान मालिक है। 830 रुपया देते हैं असम में वहाँ का मुख्यमंत्री महिलाओं को सम्मान के तौर पे, और वो भी मात्र उड़ीसा में, असम में, उड़ीसा में नहीं, असम में, और वो भी मात्र 17 लाख महिलाओं को देते हैं। और हम लोगों की सरकार जब बनी झारखंड में, उस समय पहले यहाँ पे 4 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन, मतलब सर्जन पेंशन मिलता था, विधवा, दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। उस संख्या को 4 लाख की संख्या को बढ़ा के हम लोगों ने उसको यूनिवर्सल कर दिया।
4 लाख की संख्या 40 लाख पहुंच गई। किसी भी उम्र की महिला हो 50 साल की, सबको हम लोग बिना जाति बिना धर्म देखे हुए हम लोग उनको स्वर्जन पेंशन योजना जोड़े कि 50 साल की जो भी माता है उन्हें पेंशन हम लोग देंगे। विधवा की उम्र सीमा एक थी, उस उम्र सीमा को हटा दिए। दिव्यांग का बहुत सारा था, उसमें अड़ंगा की ये अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट चाहिए था, पर दिव्यांग सिर्फ होंगे उन्हें भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं। तो इन लोगों की सरकार में मात्र 4 लाख लोगों को लाभ मिलता था। हम लोगों की सरकार आई, आज से 3 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, हम लोगों ने वृद्धा पेंशन को जो स्वर्जन पेंशन उसे यूनिवर्सल कर दिया। 4 लाख से 40 लाख संख्या चली गई। उसके बाद हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाए। 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की बच्चियों को हम लोग 40,000 रुपये का सहयोग राशि पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं। झारखंड देश का पहला राज्य है जो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए विदेश अपने पैसे से पूरा 100% अनुदान देती है और बच्चियों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजती है। अब अभी हम लोग लाए मैया सम्मान योजना, 60 लाख लोगों को दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी तो वादा किए थे, जनधन खाता खुलवाए थे कि सबको लगा था कि 15-15 लाख रुपये ऐसे खाता में आएगा। खाता में आने का तो बात छोड़ दीजिए, 15-15 लाख आएगा। उल्टी मिनिमम बैलेंस के नाम से पैसा कट गया गरीब महिलाओं का। आप तो वादा करके आए थे कि सबको 15 लाख देंगे, कहाँ चला गया 15 लाख? एक बार अजय जी की तरफ चलते हैं। अजय जी, गोगो दीदी सम्मान योजना, इसके बारे में पहले आप बताएं कि ये कैसे और क्या, जो देख रहे हैं यूजर, उसके बारे में उन्हें क्लियर जानकारी हो। थोड़ा सा तो पहले मैं वर्मा जी की बातों का जवाब दे दूं थोड़ा। अच्छा, ठीक तो है, वर्मा बातों का जवाब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं डिबेट में बैठता हूँ तो जेएमएम के लोगों को इकोनॉमिक समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर लगता है। रॉयल्टी और टैक्सेशन का पूरा मामला है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बैठा है। अब बेंच को देखिए कौन सा बेंच बैठा है, ये बेंच बैठा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्यों बैठा है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं उसके इंटरप्रिटेशन के लिए बेंच बैठा है। यानी साफ साफ ये पूरा का पूरा जजमेंट जो है टैक्सेशन वर्सेस रॉयल्टी के डेफिनेशन पे बेस्ड है, इसलिए इस बेंच को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि संविधान की चीज़ों को जो है वो तय करेगा। तो अब दूसरी बात यहाँ पर 2005 के बाद अगर बात है 2005 1 अप्रैल 2005 के बाद का पैसा जो है देना है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। 2005 से लेकर के 2014 तक इनके जो सहयोगी दल की सरकार थी उन्होंने क्या किया, आदरणीय शिबू सोरेन जी जब कोल मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, तो ये बात का जवाब इनको देना पड़ेगा कि जब इनकी सरकार थी तब वो रॉयल्टी याद नहीं आ रहा था। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जब फैसला दिया है तो उसमें इनको याद आ गया कि रॉयल्टी है तो इनका पैसा उनका पैसा, ये तमाम चीज़ें इनको जो याद आने लगी। अब हम आते हैं जो आपने कहा कि गोगो दीदी योजना पे हम आते हैं, और आपने शुरू में जो स्टार्टिंग में एक्चुअली जो डिबेट आप ले जाना चाह रहे थे, फ्रीबीज की तरफ डिबेट ले जाना चाह रहे थे। जी। तो देखिए बिल्कुल साफ है, कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है ना, उस गवर्नमेंट में मान लीजिए कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो 5 साल में वो क्या करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें क्या करेगा। तो जितनी भी फ्रीबीज है जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हमेशा एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देंगे तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर फिजिकल हेल्थ, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के साथ में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लाएंगे तो ये चीज़ों को ठीक करेगा। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी सरकार है, हमारी सोच है, हम हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों सॉल्यूशन को देते हैं। उदाहरण के लिए वाजपेयी जी के समय में सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ उसका हम रिजल्ट आज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की जो शुरुआत हुई थी उसका हम रिजल्ट आज देख रहे हैं। पर हेमंत सोरेन सरकार के पास में पिछले 5 साल में एक भी योजना नहीं गिनाने के लिए कि हमने इसको 2019 में स्टार्ट किया और आज 2024 में इसका ये इफेक्ट है। ये पिछले 2-3 महीने के स्कीम्स बस हमने पैसा दिया, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया, यानी कि इनके पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द वोटर बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट्स इट। और हम जो दीदी गोगो योजना ला रहे हैं उसके साथ साथ कई सारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को भी हम लेकर के आएंगे। इसलिए हमारी पॉलिसी सही है, बिकॉज शॉर्ट टर्म पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का एक कॉम्बिनेशन। अरुण जी, इस पे आपसे जवाब नहीं लेते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, हमारे पास 5 साल पहले के शुरू हुई योजनाओं का इम्पैक्ट नहीं है, क्या आप कहते हैं जेएमएम की तरफ से? देखिए, टीना के चश्मा लगा कर बैठते हैं बीजेपी के लोग। अभी विस्थापितों का पैसा भी हम बोल रहे हैं उस 1,36,000 करोड़ में है, पर वो भी मानने को तैयार नहीं है। रट्टू तोता के जैसा कुछ पढ़ के आ जाते हैं, उसी को रटना चालू कर देते हैं। अरे भैया, जमीन ग्रास रूट अनपढ़ों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ग्रास रूट अनपढ़ लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पढ़ करके आएंगे। बहुत मोदी जी तो चौकी क्या कीजिएगा उसको, कितने पढ़े लिखे आपने लालू को दे दिया है ना, कितने पढ़े लिखे, डेवलपमेंट की चाबी लालू को दे दिया है ना, कितने पढ़े लिखे, स्किल डेवलपमेंट का चाबी किसको दिया आपने, कितने पढ़े हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट की चाबी किसको दी है, बारे में बताइए कितने पढ़े लिखे हैं।
उसी कितने 9th फेल को तो आपने सब कुछ दे दिया है। डिग्री वाले आदमी को 9th बैठा फेल को तो के आपने वही दिया यहाँ पे है। पढ़- लौट आते हैं, अरे डिग्री एक बार की लौट बात आते हैं हम जरा लोग, मोदी एक जी बार की डिग्री दिखा दीजिए। एक बार लौट आते अपने नेता हैं। का डिग्री के बारे में पता नहीं है, अरुण जी, एक डिंगे हाँक रहे हैं बैठ के। एक जो सवाल था वो कि क्या लॉन्ग टर्म योजनाएं जेएमएम के पास हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है, इस तरफ लौट आते हैं। डिग्रियां तो देखिए, ठीक है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी तरह की योजनाएं हम लोग लेके चल रहे हैं। जी। देख लीजिए, जब झारखंड बोले तो कि अलग राज हुआ, तब से तो बीजेपी की ही सरकार यहाँ पे रही। हम्म। भात भात करते भूख से लोग यहाँ पे मर गए। याद होगा, एक संतोषी थी, भूख से मर गई। राशन कार्ड हाथ में रखते हुए भूख से देहांत हो गया, जान चली गई। हम लोगों की सरकार कोरोना काल में भी किसी को हताहत नहीं होने दी, हम लोगों ने दिया, किसी की जान नहीं गई। तो लॉन्ग टर्म हम लोग बना रहे योजना। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, कौन सी लॉन्ग टर्म तो- पॉलिसी बना, उसमें तो- जवाब दीजिए ना आप अरुण हाँ, जी। दे रहे भाई, दीजिए। सुन लीजिए। हाँ। जब रघुवर दास की सरकार थी, 11 लाख राशन कार्ड को इन लोगों ने डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 20 लाख नए राशन कार्ड को हाँ, बनाया। उसमें बांग्लादेशी तो- वोटर्स को बनाया इन्होंने। बांग्लादेशी वोटर्स को तो आपका बांग्लादेशी को लेकर के बना रहे राशन कार्ड, सही का एकदम अपने 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 एक्सेप्ट किया इस चीज को। ये जो आपने जो 20 लाख वोटर बनाए, ये बांग्लादेश घुसपैठियों को बना रहे हैं। वोटर हम लोग नोट बना किया रहे जाए हैं। इसको। अरे वोटर हम लोग बना रहे हैं। घुसपैठियों को बना रहे हैं आप, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कितना यू आर कंसर्न ओनली फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैट्स इट। कितना अधिक पढ़े लिखे यू हुए हैं, आर देखिए। कंसर्न ओनली फॉर वोट बैंक कितना- पॉलिटिक्स, दैट्स इट। ठीक है, कितना इसको- पढ़ा लिखा That's हुआ है, it, कितना that's देख it, लीजिए, that's देख it। लीजिए, कितना पढ़े तो लिखे हुए हैं, देख लीजिए। आप सिर्फ और बताइए, सिर्फ वोट बैंक आप- पॉलिटिक्स आपको आप चाहिए। इनको देख लीजिए। आप घुसपैठियों को कितना बना के राशन कार्ड बनाइए। वहाँ ज्ञानी आदमी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप जिनको ये पता भी नहीं है, बता रहे, अरे जिनको ये भी क्यों पता ये नहीं है, बता रहे हमको कि लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन है। मुझे ब्रेक कि पे जाना पहचान पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अरे सोल्यूशन निर्वाचन क्या है आयोग बताइए। बनाते हैं। रुकिए, निर्वाचन लॉन्ग टर्म आयोग सोल्यूशन बताइए। निर्वाचन आयोग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निर्वाचन बताइए। आयोग बनाती है अभी पहचान लॉन्ग पर। टर्म अभी हम स्कीम लोग बताइए। आयोग पहचान लॉन्ग बनाती टर्म है। स्कीम बताइए। निर्वाचन आयोग बनाती है। सवाल था लॉन्ग निर्वाचन आयोग टर्म। पहचान सवाल था बनाती है। लॉन्ग टर्म। निर्वाचन आयोग पहचान पत्र बनाती है, ये भी पता नहीं है। सवाल था लॉन्ग टर्म सवाल की स्कीम तरफ का, लौटते लॉन्ग हैं। टर्म स्कीम नहीं, बताइए। देखिए, ये राजनीतिक मंच खुले हुए हैं, अभी वहां पर हमें खूब अवसर मिलेंगे, राजनीतिक भाषणों को हम लोग वहां देंगे। एक बार लौट करके आते हैं, फ्री वीज पर बात कर लेते हैं। ये जो निःशुल्क या इस तरह की हम ढेर सारी योजनाएं लेकर के आते हैं जो कि सीधे सीधे राजस्व पर इसका इम्पैक्ट आता है। दोनों लोगों से जवाब लेंगे। एक बार पहले अजय जी आपसे जवाब ले लेते हैं। कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वीज का सीधा विरोध किया है। ये राजस्थान से लेकर के अन्य कई राज्यों में, या दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। वहाँ पर जो फ्रीवीज, जब सबसे ज़्यादा फ्रीवीज की शुरुआत वहाँ पे की, तो अभी ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी, मैंने आपको इसका जनार्दन जी रिप्लाई दिया था कि फ्रीबीज अगेन मैंने आपको कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर डिजास्टर आया, अगर मान लीजिए कहीं को अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में आप मान लीजिए उनको तुरंत से फूड पैकेट्स वगैरह दे रहे, तो इंस्टेंट आप एक ये कहिए कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप उसको जो फ्रीबीज देते हैं। लेकिन मैं आप साफ आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप केवल फ्रीबीज लोगों को देंगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन यही होगा कि आप उनको फूड पैकेट दे रहे हैं या फिर आप उनको कुछ कैश दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के लिए हमेशा ये डेंजरस है। ये जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नहीं, तो भारतीय जैसे जनता उदाहरण पार्टी के इस लिए तरफ जा रही है मैं आपको दे रहा हूँ, जी, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है दीदी गोगो योजना का हमने लॉन्च किया, ठीक है। इस योजना में हमने बताया कि हम जो है XYZ कैश जो है लोगों को हम देंगे। लेकिन इसके कुछ दिन पहले ही जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, तो जो हमने जो स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च किया, उस स्कीम्स में एकलव्य विद्यालय भी उस स्कीम्स में था, उस स्कीम्स में मेडिकल फैसिलिटी भी था। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ों को लॉन्च करेगी तो ये फिजिकल हेल्थ में जो है असर डालेगा। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि फ्रीवीज का जो चलन अभी चला हुआ है, ये दूरकालिक राजनीति के लिए नुकसानदेह है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को हमेशा जो है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेकर के चलना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहे, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो उस बच्चे को अगर आप कैश दे करके या फिर खाना दे रहे हैं तो ठीक है, वो आज के लिए उसके लिए ठीक है, कल के लिए ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उसको हमको देखना है तो हमें उसके क्या देना चाहिए, हमें उसको एजुकेशन देना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर जब वो खड़ा हो सके। तो ये हमारा मानना है। ठीक है अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे अजय जी का कहना है कि जो फ्रीवीज हैं, जो मुफ्त में एक बात आती है कि मुफ्त चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत बेहतर नहीं है। हमने ढेर सारे इसके परिणाम देखे हैं। हमने तमिलनाडु में लोगों को टीवियाँ बंटते हुए देखी हैं, हमने दिल्ली में लोगों की तमाम चीज़ें फ्री होते देखी हैं। अंतोगत्वा ये नज़र आता है कि फिर उस राजस्व पे, उस सरकार के खजाने पे उसका असर पड़ता है। आपका क्या टेक है? जेएमएम क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, जनहित में अगर जरूरी है तो फ्री बीज में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फ्री बीज खुद बीजेपी के लोग लेंगे, एक बार विधायक सांसद बन जाएंगे, मरते दम तक फ्री बीज लेंगे, सब्सिडी लेंगे, पेंशन लेंगे, पर दूसरे को नहीं देंगे। को कहते हैं मुफ्त करे बड़ी भैया। ये लोग देख लीजिए, कोई मैया सम्मान योजना में मतलब अभी लाए हैं ना, गोगो दीदी योजना, ये लोग किसी को कुछ देने नहीं जा रहे हैं। देख लीजिए, वो जो फॉर्म है, वो फॉर्म में देखिएगा, सिर्फ नाम भर दीजिए, पता भर दीजिए और फोन नंबर भर दीजिए।
उसमें ना आधार कार्ड संख्या की जगह है, ना बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर भी नहीं है, तो कहाँ पैसा दीजिएगा? आप तो सिर्फ पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। जिस तरह से अपने 15 लाख देने का वादा किया था और बोलते हैं शिक्षित देश बनाना है, कैसे बनाइएगा जरा बता दीजिए। जब रघुवर दास जी की डबल इंजन की सरकार थी तो 8000 स्कूलों को झारखंड में उन्होंने बंद किया। उन 8000 स्कूलों को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे चालू किया। बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अरे भैया, हम लोग एक विजन के तहत, एक सोच के तहत चल रहे हैं। 8000 स्कूलों को फिर से चालू किया और 80 एक्सीलेंस स्कूल भी हम लोग चालू कर चुके हैं। 400 अभी और 320 स्कूल अभी चालू होने के कगार पे है। तो हम लोग शिक्षित बनाने का और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर जो देख लीजिए, जो निहायत गरीब है, जो जिन रोजी रोटी जिनका मतलब डेली कुआं तोड़ना और डेली पानी पीने वाले लोग हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सहायता के लिए हम लोग आपका कहना है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार फ्रीबीज जेएमएम मानती है कि ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदेह ही होगा, यह कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट इन दोनों ही योजनाओं पे अभी जयराम महतो का पढ़ रहा था मैं हाल ही में। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां सिर्फ लोगों को बरगला रही हैं और चुनावी फायदा लेने की होड़ में हैं। आम आदमी भी कई बार इस तरह की उसमें रहता है ना, उहापोह में कि चुनाव के बाद क्या। तो एक बार जरा दोनों पार्टियों से स्पष्ट तौर पे हमें जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकारें बनती हैं तो आपने जो ये ऐलान किए हैं इनको आप कितने दूर तक देख रहे हैं? गोगो दीदी पर भी एक बार आपसे ले लेते हैं जवाब, और मैया सम्मान पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि मैं आपको बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। जब हमारी सरकार जब भी आएगी तो ठीक है, जब लोग मुसीबत में आते हैं, जब उनको पैसे की ज़रूरत है या फिर उनको खाने की ज़रूरत है, तो हम तो इंस्टेंट उनको पैसे खाने देंगे। लेकिन हमारी जो सोच हमेशा इस बात पर रहेगी, जैसे कि हमारा जो विज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विज़न है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत के साथ साथ में विकसित जो झारखंड है, हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं। तो चीज़ें हम लोग जो भी डिसाइड कर रहे हैं, या फिर बीजेपी रूल्ड स्टेट हो या फिर झारखंड की हम बात करें, हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 2047 के विज़न को हम लेकर चल रहे हैं। तो 2047 के विज़न को हम लेकर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को क्या करें, इफेक्ट करें। आज हम उसको प्लांट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो जो आपको आज से 10 साल 15 साल के बाद जो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुण जी। जी जी, क्या मैया सम्मान योजना कितने दिन के लिए है? लोगों में ऐसे एक किस्म का वो रहता है, देखिए अभी तो मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई राजनीतिक नेता पंडित ये कह रहे हैं कि ये छोटे समय के लिए है। देखिए, हम लोगों की सरकार रहेगी तो किसी तरह की कोई योजना बंद नहीं होगी। आप याद कीजिएगा 2012 में हम लोगों की सरकार थी, हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोग गरीब आदमी के लिए लुंगी धोती साड़ी योजना लाए थे। हम लोगों की सरकार चली गई, इन लोगों ने योजना को बंद कर दिया। उसके बाद अभी राजस्थान में ही देखिएगा 450 में सिलेंडर देने का वादा किए थे। सरकार में जाते ही बीजेपी ने 550 का जो सिलेंडर मिलता था उसको भी बंद कर दिए। ये लोग झूठ का फैक्ट्री है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे अपने पे जवाब दीजिए, राजस्थान में घुस जा रहे हैं, रघुवर दास में घुस जा रहे हैं। आपने 2019 में क्या किया, 2024 में रिजल्ट दिख रहा है, इसमें बताइए आप। उसी का जवाब दे रहे हैं। हर चीज में मोदी ने किया, रघुवर ने किया, राजस्थान में हुआ, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या 2019 में, वही तो सिरा जमीन घोटालों के कोई अगर घोटाला आपके लोग जेल में है। कहाँ कौन जेल में है? आपने क्या किया देश के इतिहास में? ठीक बोले, जमीन के बारे में बोले तो अब जवाब देना जरूरी है। आपने कभी सिविल जमीन के मामला में कभी सुना कि कोई व्यक्ति जेल गया हो? देश का इतिहास में पहला मामला है जिसको हेमंत सोरेन जी को पकड़ के जेल भेज दिया गया। वो भी किस जमीन में जेल भेज दिया गया? जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती उसको भी आपने भेज दिया। जिसका मालिक ने, जिस चीज की जमीन बिक्री नहीं हो सकती उसको भी आपने भेज दिया। मालिक ने आज तक आरोप ने लगाया करप्शन के इतने इनोवेशन है, हेमंत सोरेन जी ने इतने इनोवेशन है। अरे भैया, करप्शन करने में इनोवेशन, करप्शन में इनोवेशन। मधुकोड़ा के बारे में बताइए, जो जमीन बिक्री के लायक नहीं है उसको भी आपने भेज दिया। सारा चोर को तो अपने पास रखे, जो बिक्री के लायक नहीं। भाग मुकुल। अच्छा, आपने एक बात आपने कहा कि अजीत पवार चक्की पिसिंग, कोविड में आपने बहुत काम किया। अरे अजीत पवार कहाँ चक्की पिसिंग? कोविड में आप लोगों ने बहुत काम किया, वर्क फ्रॉम होम किया है। कोविड के समय आपने अच्छा जमीन घोटाला किया है। हसन मुश्रीफ, मधुकोड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा घोटाले। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी राजस्थान घुस रहे हैं, कहे न घुसेंगे। आपने बंद किया, 5 साल आपने योजनाओं को बंद किया, 5 साल का जवाब दीजिए, योजनाओं को बंद किया, 5 साल का जवाब दीजिए, बंद किया। आपको 5 साल का जवाब दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हम 5 साल का जवाब दीजिए, ब्रिज हम लोगों ने कांटा टोई फ्लाईओवर 5 साल का जवाब दीजिए, 3 साल में बना के तैयार कर दिया। 5 साल का जवाब में जो दीजिए। चुनावी सरगर्मी है, आप इस डिबेट से देख सकते हैं कि किस स्तर पे वो चली गई है। आज हमने डिबेट किया फ्रीवीज को लेकर के, मैया सम्मान योजना को लेकर के, और गोगो दीदी योजना जो अभी ऐलान हुई है उसके ऊपर लेकर के। दोनों ही पार्टियों को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।